शिव और नंदी राज्य से निजी कार्यालय में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सम्राट दक्ष साधारण रूप से सज्जित कमरे के दूसरे छोर पर एक साधारण सिंहासन पर एक स्त्री एवं एक पुरुष के साथ बैठे हैं। एक औपचारिक नमस्ते के साथ अभिवादन करते हुए दक्ष ने कहा, मेरी आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी। इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट के तौर पर वे कुछ नवयुवक से दिख रहे थे। वैसे तो वे आकार में शिव से थोड़े छोटे थे, फिर भी उनके मध्य में जो सबसे बड़ा अंतर था वह था शरीर की मांसल सुडौलता। जबकि विभिन्न प्रकार के धारियों वाले कपड़े पहने हुआ शिव अत्यधिक शक्तिशाली दिख रहा था, वहीं दक्ष का शरीर बता रहा था कि उन्होंने अपने शरीर को कसरतों से तनावग्रस्त नहीं किया था। वे अधिक मोटे भी नहीं थे, बस एक सामान्य बनावट वाले थे। उनके गहरे रंग के चेहरे के लिए भी यही कहा जा सकता था। औसत आकार, काली आंखें और सीधी नाक। उनके बाल लंबे थे, जैसे कि महिलावासी स्त्री एवं पुरुष सामान्यतः रखा करते थे। उनके सिर पर एक रत्न जड़ित भव्य ताज था, जिसके मध्य में सूर्यवंशियों का प्रतीक चिन्ह भी बन रखा था और जो चमकदार मणियों के पत्थरों से बना हुआ था। एक अंगवस्त्रम था जो दाएं कंधे से नीचे की ओर लटक रहा था। उसके साथ एक सुंदर धोती और दो बाजूबंद थे जो उनके दाएं हाथ में बंधे हुए थे। साथ ही बहुत अधिक मात्रा में प्रयोजनपूर्ण आभूषण दक्ष के औसत स्वरूप के पूरक थे। उनकी सबसे अलग कर देने वाली पहचान उनकी मुस्कान थी, जो उनकी दृढ़ निश्चयी निर्दोषता को उनकी आंखों तक फैला रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सम्राट दक्ष अपने राज्याधिकार को सरलतापूर्वक वहन कर रहे थे। जी हाँ महाराज, शिव ने उत्तर दिया। आपके साम्राज्य में मूलभूत सुविधाएं अद्भुत हैं। आप एक असाधारण सम्राट हैं। धन्यवाद, किंतु मैं मात्र प्रतिबिंबित ख्याति का अधिकारी हूँ। कार्य तो मेरे लोगों ने किए हैं। यह तो आपकी विनम्रता है महाराज। विनम्रता से मुस्कुराते हुए दक्ष ने पूछा, क्या मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों से आपका परिचय करवा दूं? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही उन्होंने बाईं ओर इस स्त्री को देखते हुए इशारा किया। ये मेरी प्रधानमंत्री है कनखला। ये सभी प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायाचार संबंधी मामलों को देखती है। कनखला ने शिव को एक औपचारिक नमस्ते किया। उसका सिर मुंडित था, सिवाय पीछे की ओर बालों के एक चिकने गांठ लगे हुए गुच्छे के। उसके बाएं कंधे से लटक कर धड़ तक एक धागा लटका हुआ था, जिसे जनेऊ कहा जाता था। वह अधिकतर मेलुआ वासियों की तरह ही जवान दिख रही थी, किंतु उसका भार कुछ अधिक था, जो उसके श्वेत चोली एवं धोती के मध्य आधिक्य में उपस्थित वसा स्पष्ट रूप से बता रही थी। वह काली और अत्यधिक चिकने तन वाली थी और वह अपने देशवासियों की तरह ही आभूषण पहने हुए थी, जो दिखावा रहित एवं रूढ़िवादी थे। शिव ने देख लिया था कि कनखला की बाह के दूसरे बाजूबंद पर एक कबूतर बना हुआ था। यह ब्राह्मणों के मध्य बहुत अधिक प्रतिष्ठित जाति वर्ग नहीं था। शिव नीचे झुका और इसने औपचारिक तरीके से उसके नमस्ते का उत्तर दिया। दाईं ओर संकेत करते हुए दक्ष ने कहा, और ये मेरी सेनाओं के प्रधान हैं, प्रधान सेना नायक पर्वतेश्वर। ये थल सेना, नौसेना, विशिष्ट सेना, पुलिस आदि का भार संभालते हैं। पर्वतेश्वर का आकार प्रकार इतना विशालकाय था कि शिव को ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि उससे मल्ल युद्ध करना पड़े तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा। वह शिव की अपेक्षा लंबा था और उसका डील डोल अत्यंत ही सुगठित था, जो आसपास काफी स्थान घेर कर खड़ा था। उसके घुंघराले और लंबे बाल भली प्रकार से कंघी द्वारा स्वारे गए थे और उसके मुकुट से बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से नीचे निकले हुए थे। उसकी चिकनी और सांवली त्वचा लंबे समय तक युद्ध के गर्वीले चिन्हों को सुशोभित कर रही थी। उसका शरीर केश विहीन था, जो सामान्यतः रोएदार क्षत्रियों से बिल्कुल अलग था। यह उन क्षत्रियों से भिन्न था जो अपने शरीर के बालों को मर्दानगी के निशाने समझा करते थे। संभवतः इसी कारण पर्वतेश्वर ने इस कमी को छुपाने के लिए बड़ी एवं घनी मूछें रखी हुई थी, जो किनारों पर ऊपर की ओर वक्र होकर मनोरंजक लग रही थी। उसका हठीला, शक्तिशाली और न्याय संगत चरित्र उसकी आंखों से प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरा बाजूबंद पर्वतेश्वर को बाल को बाघ की श्रेणी का बता रहा था, जो श्रेणियों में बहुत ही उच्च जाति वर्ग का होता है। उसने रुखाई से सिर हिलाया, नमस्ते नहीं किया। अपने गर्वीले सिर से विस्तार पूर्वक झुककर सभ्यता नहीं दिखाई। हालांकि शिव मुस्कुराया और गर्मजोशी से उसका अभिवादन एक औपचारिक नमस्ते से किया।
कृपया आप बाहर प्रतीक्षा करें कप्तान, नंदी को देखते हुए पर्वतेश्वर ने उसे परामर्श दिया। इससे पूर्व कि नंदी कुछ कह पाता, शिव ने अपनी बात रखी। मुझे क्षमा करें, किंतु यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो नंदी को मेरे पास ही रहने दीजिए। जब से मैंने अपना देश छोड़ा है तब से वह मेरे साथ निरंतर रहा है और मेरा प्रिय एवं विश्वासी मित्र बन चुका है। निसंदेह वह रह सकता है, दक्ष ने उत्तर दिया। महाराज, इस वार्तालाप में एक कप्तान को सम्मिलित करना उचित नहीं होगा, पर्वतेश्वर ने कहा। वैसे भी इसकी सेवा नियमावलियां बताती है कि वह मेहमान को सम्राट की उपस्थिति तक लाने का मार्गदर्शन करेगा और वहां नहीं रुकेगा जब साम्राज्य से संबंधित कोई भी बात की जा रही हो। ओह, अब शांत भी हो जाइए पर्वतेश्वर। कभी कभी आप अपनी सेवा नियमावलियों से अत्यधिक गंभीरता से ले लेते हैं, शिव की ओर मुड़ते हुए दक्ष ने कहा। पुनः कहा, यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो हम आपके गले को अभी इसी समय देखना चाहते हैं। नंदी शिव के पीछे खिसक गया ताकि गुलूबंद को खोल सके। गुलूबंद पर माला का दाने गूंथने की व्यवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी धार्मिक कारणों से उसे बांधा गया था। दक्ष मुस्कुराए और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, उत्तम प्रबंध। जैसे ही नंदी ने शिव के गुलूबंद को बाहर निकाला, दक्ष और कनखला शिव के गले का निरीक्षण करने के लिए उसके निकट आए ताकि बारीकी से उसका निरीक्षण कर सके। पर्वतेश्वर आगे नहीं आया, किंतु उसने अपने गले को थोड़ा आगे ले जाकर देखने की चेष्टा की ताकि भली बातें दिखाई पड़ सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दक्ष एवं कनखला ने देखा था उनसे वे पूर्णतः स्तंभित थे। सम्राट ने गले को छूकर देखा और विस्मय में फुसफुसाकर कहा, रंग तो भीतर से आ रहा है। यह रंग किया हुआ नहीं है, यह सच है और अकृत्रिम है। दक्ष और कनखला ने एक दूसरे को देखा। उनकी विस्मित आंखों में आंसू चमक रहे थे। कनखला ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते किया और बड़बड़ाते हुए मंत्रों उच्चारण करने लगे। अपने अति आहत को अत्यधिक प्रयत्न से दबाते हुए दक्ष ने शिव के मुख को देखा। एक नियंत्रित मुस्कान के साथ मेलुआ के सम्राट ने कहा, मेरी आशा है कि जब से आप मेलुआ में पधारे हैं आपको हमारी ओर से किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी। दक्ष की नियंत्रित प्रतिक्रिया के बाद भी शिव को आभास हो गया था कि सम्राट और उसके प्रधानमंत्री इस नीले गले को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। पता नहीं यह बकवास नीला गला इन मेलुआ वासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बिल्कुल नहीं महाराज, गुलबंदू को गले पर लगाने का प्रयत्न करते हुए शिव ने उत्तर दिया। दरअसल यहाँ जो अतिथि सत्कार हमें प्राप्त हुआ है उससे मैं और मेरा कबीला अत्यधिक प्रसन्न है। यह सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, नम्रता से अपना सिर झुकाते हुए दक्ष ने कहा। आप अब अवश्य ही विश्राम करने की इच्छा रखते होंगे और हम कल इस पर विस्तार से बात करेंगे। क्या आप राजसी दुर्ग नगर में अपना आवास रखना पसंद करेंगे? ऐसी अफवाह है कि यहाँ के आवास थोड़े अधिक ही आरामदायक है। यह बहुत ही कृपालु प्रस्ताव है महाराज। दक्ष नंदी की ओर मुड़े और पूछा, कप्तान आपने अपना क्या नाम बताया था? मेरा नाम नंदी है महाराज। आप भी यहाँ निवास कर सकते हैं। आप अपने आदरणीय अतिथि की देखभाल भली प्रकार से करना सुनिश्चित करें। कनखला कृपया सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। कनखला ने अपने एक सहयोगी को बुलाया जो शिव और नंदी का मार्गदर्शन करके उन्हें राजशाही कार्यालय से बाहर लेकर गया। जैसे ही शिव कमरे से बाहर गया तो दक्ष ने घुटनों के बल बैठकर अत्यंत ही धर्माचार से अपने सिर से उस स्थान को स्पर्श किया जहाँ शिव खड़ा हुआ था। उसने बड़बड़ाकर धीमे स्वर में प्रार्थना की और आंखों में आंसू लिए कनखला की ओर देखा। हालांकि कनखला की आंखों ने धैर्य खोने एवं क्रोध का विश्वासघात कर लिया था। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। कनखला ने आंखें तरेरी। नीला रंग अकृत्रिम था, आपने उनसे बताया क्यों नहीं? आप मुझसे क्या करने की आशा करती है? आश्चर्य से भरे दक्ष ने कहा, देवगिरी में उनका मात्र दूसरा दिन है। आप चाहती है कि मैं उनको संबोधित करूं और बताऊं कि वे ही नीलकंठ है, हमारे मुक्तिदाता, हमारे रक्षक, और उन्हें हमारे सभी समस्याओं के निदान के लिए भेजा गया है। इसमें हर्जी क्या है? यदि उनका कंठ नीला है तो वे ही नीलकंठ है, क्या वे नहीं है? और यदि वे ही नीलकंठ है तो वे ही हमारे रक्षक भी है। उन्हें इस प्रारब्ध को स्वीकार करना होगा। उत्तेजित पर्वतेश्वर ने मध्य में ही टोका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम मेलवावासी हैं, हम सूर्यवंशी हैं,
हमने मानवता के सबसे महान सभ्यता का निर्माण किया है और कोई गवार जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है, योग्यता नहीं है, वह हमारा रक्षक कैसे होगा? मात्र इस कारण से कि उसका गला नीला है? पौराणिक कथा बताती है कि पर्वतेश्वर कनखला ने प्रतिकार किया। दक्ष ने अपने दोनों मंत्रियों को रोकते हुए कहा, पर्वतेश्वर, मैं पौराणिक कथा में विश्वास रखता हूँ। मेरे लोग पौराणिक कथा में विश्वास रखते हैं। नीलकंठ ने मेरे शासन काल में अवतरित होने का चयन किया है। वे समस्त भारतवर्ष को मेलवा के आदर्शों पर चलने का नेतृत्व करेंगे। सत्य, कर्तव्य एवं सम्मान की एक भूमि। उनके नेतृत्व में हम चंद्रवंशियों के संकट का सदा के लिए निपटारा कर सकते हैं। वे सभी प्रकार के संताप जो वे हमें पहुंचाते हैं समाप्त हो जाएंगे। आतंकी हमले से लेकर सोमरस की कमी से लेकर सरस्वती के मरण तक सभी। तब उन्हें बताने में यह देरी क्यों महाराज? कनखला ने पूछा। जितने अधिक दिन हम नष्ट करेंगे उतना ही हमारे लोगों का समाधान निर्बल होता जाएगा। आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आतंकियों का आक्रमण एक गांव में हुआ था जो हरियुग से कुछ ही दूरी पर स्थित था। जब हमारी प्रतिक्रिया दुर्बल होती है तो हमारे शत्रु सबल होते हैं महाराज। हम प्रभु को शीघ्र ही यह बात बता देनी चाहिए और हमारे लोगों को उनके आगमन की घोषणा कर देनी चाहिए। ये हमें हमारे क्रूर शत्रुओं से लड़ाई लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा। मैं उनको बताऊंगा, किंतु मैं आप लोगों से अधिक दूरदर्शी होने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हमारे साम्राज्य ने मात्र कपटी नीलकंठों के हौसला पस्त करने वाले प्रभावों का सामना किया है। उन परिणामों की कल्पना कीजिए यदि लोगों को यह पता चलता है कि असली नीलकंठ आ गए हैं, किंतु वह हमारी सहायता करने से मना कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात पर आश्वस्त हो जाना चाहिए कि वे इस प्रारंभ को स्वीकार करने के इच्छुक है। इसके बाद ही हम लोगों को उनके आगमन की सूचना प्रदान करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि इनको मनाने का सबसे उत्तम तरीका यही होगा कि हमें उन्हें अपनी समस्त सच्चाइयों को बता देना चाहिए। एक बार जब वे हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले आक्रमण को, अनौचित्य को देख लेंगे तो वे बुराई को नष्ट करने के युद्ध के लिए हमारे साथ होंगे। यदि इसमें समय लगता है तो कोई हर्ज नहीं। हमने सदियों से नीलकंठ के आने की प्रतीक्षा की है। कुछ और सप्ताह हमें नष्ट नहीं कर पाएंगे।